हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर वाच्य स्टार्ट किया था। तो वाच्य क्या होता है ये आपने जान लिया। वाच्य के भेद भी हमने यहाँ पर पढ़े थे। तो देखिए, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करती हूँ कि वाच्य क्या है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है। जैसे यहाँ पर मैंने पत्र लिखा, यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है और मुझसे चला नहीं जाता है। ये तीन उदाहरण हैं वाक्य के। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या कहा था कि तीन भेद होते हैं, लेकिन वाक्य के यहाँ पर तीन भेद इसलिए बताए गए हैं क्योंकि देखिए, जो अकृत वाच्य हैं, इसके अंदर दो आपके क्या आ जाते हैं, वाच्य आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपका क्या होता है, कृति वाच्य और अकृत वाच्य आपका आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका क्या आ जाता है, फर्स्ट में जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म और भाव से न होकर कर्ता से होता है, तो वहां पर आपका वाच्य या आपका कृतिवाच्य कहलाता है। ठीक है, तो कर्तृवाच्य आपका क्या होता है, जब आपका किसका, क्रिया का मुख्य विषय। अब देखिए क्रिया, देखिए सबसे पहले वाच्य को समझने के लिए हमें क्रिया के बारे में पता होना चाहिए और कर्ता क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम पहले जान लेते हैं, क्रिया और कर्ता क्या होता है, इसके बाद हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं कि तो वाच्य को समझने के लिए आपको दो चीजें यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट आपका ठीक करना पड़ेगा। दो चीजों का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका, आप यहाँ पर वाच्य पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वाच्य। वाच्य को समझने के लिए आपको क्रिया पता हो और साथ ही साथ आपको कर्ता पता हो, तो आप वाच्य को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्रिया देखिए, काम करना। किसी भी वाक्य में जो काम हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कह सकते हैं कि जो काम हो रहा हो वह क्रिया होता है। जो काम हो जो काम हो रहा है वह आपका क्या होता है, वह क्रिया कहलाता है। जो काम हो रहा है वो आपका क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब क्रिया भी आपके दो प्रकार की, इसके भी दो भेद हैं। एक आपका आ जाता है, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ राम पुस्तक पढ़ता है, उदाहरण के लिए राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये जो पढ़ता है ये आपका क्रिया है और यहाँ पर यही आपका काम हो रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है ये आपका क्रिया है, यही आपका क्या है, काम है। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं, बच्चे बाग में घूम रहे हैं। बच्चे बाग में घूम रहे हैं, तो ये जो घूम रहे हैं ये आपकी क्रिया है, ये आपकी क्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और उदाहरण आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो किसी भी वाक्य में जो कार्य होता है उसे आप क्रिया कहते हैं। वाक्य को समझने के लिए आपको क्रिया और कर्ता के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका जैसे बच्चे बाग में घूम रहे हैं, या रमेश हंस रहा है, या रमेश रो रहा है, तो ये आपका क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब क्रिया के हमने यहाँ पर दो भेद बताए हैं आपको। ठीक है, सकर्मक और दूसरा आपका अकर्मक। ठीक है, ये दो क्रिया के जो भेद हैं इसको जानना बहुत जरूरी है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। जब आप बात करते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया की, तो देखिए मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिखूं,
कि सोहन पत्र लिखता है, सोहन पत्र लिखता है, सोहन पत्र लिखता है। जब हम सकर्मक की बात करते हैं, आपके पास सकर्मक क्रिया में किसको और क्या, ये दो प्रश्न यदि आपको पूछें और आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिले, किसको और क्या, किसी भी वाक्य में सकर्मक क्रिया, देखिए हमने क्या कहा, वाक्य जानने के लिए आपको क्रिया की बारे में पता होना चाहिए कि क्रिया क्या होता है। क्रिया के दो भेद होते हैं जिसमें आपका सकर्मक और अकर्मक क्रिया होता है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, कैसे आप किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया को पहचानेंगे, इसके लिए आप दो प्रश्न करेंगे। उस पर्टिकुलर वाक्य के लिए, उस वाक्य के लिए आप दो प्रश्न करेंगे, किसको और क्या। यदि आपको इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर मिल जाता है तो वो क्रिया आपकी क्या होगी, वो आपकी सकर्मक होगी। और यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो वो क्रिया आपकी अकर्मक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सोहन पत्र लिखता है, किसको लिखता है, इसका उत्तर नहीं आपको मिल रहा है। यहाँ पर यदि आप प्रश्न करें किसको लिखता है, ये आपको नहीं दिया है, तो ये आपका प्रश्न का उत्तर नहीं है। अब क्या लिखता है, क्या लिखता है, ये आपका पत्र। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है, क्या लिखता है, तो क्या लिखता है सोहन भाई, सोहन आपका पत्र लिखता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, यानी कि ये जो आपकी क्रिया है ये आपका सकर्मक क्रिया है। हमें वाक्य जानने के लिए क्रिया और कर्ता के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और आप जानते हैं क्रिया क्या होती है, किसी भी वाक्य में जो काम होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं जिसमें आपका सकर्मक और अकर्मक क्रिया आती है। सकर्मक क्रिया में आप किसी भी वाक्य में कैसे पहचानेंगे, आप वहां पर दो प्रश्न करेंगे, किसको और क्या। यदि इन दोनों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मिलता है तो आप कहेंगे वो आपका सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सोहन पत्र लिखता है, यहाँ पर किसको लिखता है, इसका उत्तर नहीं मिला, लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो यानी कि ये आपका सकर्मक क्रिया हो गया है। इसके बाद यदि मैं एक और प्रश्न की बात करूं, दूसरा यहाँ पर उदाहरण लूं, मैंने कहा रोहित हंस रहा है, रोहित हंस रहा है। अब आपको पहचानना है कि इसमें आपका सकर्मक क्रिया है या अकर्मक है। मैंने क्या कहा, आपने दो प्रश्न पूछने हैं, किसको और क्या। रोहित किसको हंस रहा है, इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्या हंस रहा है, क्या हंस रहा है, इसका प्रश्न भी नहीं मिल पाएगा। किसको हंस रहा है, इस प्रकार के प्रश्न आप करेंगे। किसको हंस रहा है, इस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं मिलेगा। क्या हंस रहा है, क्या हंस रहा है, इस प्रश्न का भी आपको यहाँ पर उत्तर नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर रोहित हंस रहा है, तो ध्यान दीजिए, रोहित इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, कौन हंस रहा है इस प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ पर यदि आप एक और प्रश्न करें, कौन हंस रहा है, कौन हंस रहा है, तो फिर आपको उत्तर मिलेगा रोहित। कौन हंस रहा है भाई, रोहित हंस रहा है। ठीक है, इससे आपको डाउट होगा शायद कि यहाँ पर क्या हंस रहा है, आप कहेंगे रोहित हंस रहा है। कभी भी सजीव जीवों को आप क्या में इसका उत्तर नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक और उदाहरण लिया कि रोहित हंस रहा है। भाई इसमें आपने दो प्रश्न करने हैं, किसको और क्या। किसको हंस रहा है, उत्तर नहीं मिला। इसके बाद हमने क्या हंस रहा है, इसका भी उत्तर नहीं मिला। रोहित इसका उत्तर नहीं है, रोहित कौन हंस रहा है इसका उत्तर है। ठीक है, क्या और कौन में फर्क है। ठीक है, सजीव जीवों को आप क्या में नहीं यहाँ पर उत्तर देंगे। कौन हंस रहा है,
तब उसका उत्तर मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ पर 2 ही प्रश्न करने थे, एक किसको और दूसरा क्या। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया नहीं है, बल्कि आपका यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ पर आपको वाच्य समझने के लिए आपको क्रिया समझना है, क्योंकि क्रिया की यहाँ पर बात की गई है। तो वाच्य क्या होता है, जो काम हो रहा है वह क्रिया कहलाता है। वाच्य में आपका जो क्रिया है वो क्या होता है, जो भी किसी वाक्य में काम हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के यहाँ पर 2 भेद हैं, सबसे पहला आपका सकर्मक है और दूसरा आपका अकर्मक है। यदि आपको किसको और क्या का उत्तर मिलता है किसी वाक्य में, किसी भी प्रश्न का, दोनों में से, तो फिर वो आपकी सकर्मक क्रिया होगी, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो उसके बाद वो आपका अकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पर आपका जो क्रिया है वो अकर्मक है और इधर आपका सकर्मक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आप कर्ता के बारे में जानेंगे, कर्ता क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, जीआईसी टंसा समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, क्रिया के 2 भेद बताए। सबसे पहले आपका सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, देखिए मैं कह रही हूँ, रमेश फल खाता है। रमेश फल खाता है। ये जो वाक्य है ये सकर्मक है या अकर्मक है? यदि ये सकर्मक है तो एक हाथ खड़ा करेंगे, और अकर्मक है तो दोनों हाथ आप खड़े करेंगे। चलिए, जीआईसी टंगसा और पागलपुरमा टंगसा, चलिए आप माइक ले लीजिए, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। बोलिए कौन सी क्रिया है ये? सकर्मक। सकर्मक। क्यों सकर्मक है बेटा ये? क्यों सकर्मक है ये? इसका रीजन पता है आपको, ये सकर्मक क्यों है? चलिए कोई नहीं, यहाँ पर देखिए आपने कहा ये आपका सकर्मक क्रिया है, तो देखिए क्यों सकर्मक है, क्योंकि यहाँ पर काम का जो प्रभाव है वो कर्ता के अलावा, कर्ता जानते हैं क्या आप लोग? कर्ता जानते हो आप? जीआईसी टंगसा, कर्ता जानते हो? यस और नो? नहीं तो मैं फिर आपको कर्ता बताती हूँ। आप कर्ता जानते हो? किसी वाक्य में कर्ता क्या होता है? किसी यस मैम। वाक्य में कर्ता क्या होता है? यहाँ पर कर्ता कौन है? यस, रमेश। रमेश। कौन है ये रमेश? क्या कर रहा है ये? फल खा रहा है, क्रिया फल कर खा रहा रहा है, काम क्रिया कर रहा है, काम करने वाला आपका जी। कर्ता कहलाता है। ठीक है, अब इस खाने का, क्योंकि खाता है ये तो क्या है, क्रिया है, काम है, इस खाने का प्रभाव रमेश के अलावा किस पर पड़ा? रमेश के अलावा किस पर पड़ा है इसका प्रभाव? देखो, फल जब खाया जाएगा, एक तो रमेश पर इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो करता है। सुन लीजिए, फल जब खाया जाएगा तो रमेश पर प्रभाव पड़ेगा, रमेश का पेट भर जाएगा। दूसरा, फल पर इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि फल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका प्रभाव एक तो फल पर पड़ेगा और दूसरा रमेश पर पड़ेगा। तो यहाँ आप 2 चीजें, अब मैंने आपको पहले क्या दिखाया कि दो आपने प्रश्न करने हैं। यदि ये आपको समझ नहीं आ रहा है किसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, 2 सिंपल सी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, किसको और क्या आपने प्रश्न करना है। इन दोनों प्रश्नों में से किसी का एक का भी उत्तर मिल जाता है तो आपको सकर्मक मिलेगा। लेकिन इसको हम डिटेल में कैसे देखेंगे, ये आपका कर्ता है, ठीक है, और ये क्रिया है। अब यहाँ कर्ता काम करने वाला होता है। यदि कर्ता का जो प्रभाव है, जो काम कर रहा है, काम करने का प्रभाव किसी तीसरे दूसरे पर पड़ता है, यहाँ पर फल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कहा जाता है। ठीक है ना, उसको कर्म कहा जाता है। तो फल यहाँ पर आपका कर्म है, ये आपका क्या है, कर्म है। ठीक है, तो फल पर इसका प्रभाव पड़ा है, इसलिए यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया होगा। ध्यान ये देना है, जहां पर आपका कर्म भी आता है वहां पर आपका सकर्मक क्रिया होता है। नहीं समझ में जिसको कुछ आ रहा है, पहले तो आपको ये समझ लीजिए,
फिर आपको क्या करने हैं, 2 प्रश्न करने हैं, किसको और क्या, किसको और क्या। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का भी आपको उत्तर मिल जाए तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर आपका सकर्मक क्रिया होगा। किसको फल खाता है, इसका उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन कौन फल खाता है, क्या फल। देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, रमेश फल खाता है। रमेश किसको खाता है, रमेश फल को खाता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर मिल गया है। ठीक है, क्या का, और रमेश क्या खाता है, फल खाता है, तो दोनों का आपको उत्तर मिल गया है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है, ये आपका कर्ता है, ये आपका क्रिया है, ये आपका कर्ता है और ये आपका क्या है, क्रिया है। ठीक है, और इस काम का प्रभाव रमेश के अलावा, कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़ा है, इसलिए यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें आपने कर्ता को समझना है, तो कर्ता तो आप सभी जानते हैं, किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्ता कहते हैं। और काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कर्म कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, सकर्मक और अकर्मक। ये तो आपके कुछ टर्म्स थे। अब हमने यहाँ पर क्या कहा, हम वाच्य पढ़ रहे थे, वाच्य से हम चले गए थे किस पर, क्रिया और कर्ता पर। हमने वाच्य पढ़ा, वाच्य, वाच्य भी आपके 3 भेद आप कह सकते हैं, या 2 भेद में से आप इसी के ही यहाँ पर 2 भेद करेंगे। तो पहला भेद आपका क्या है, कर्तृवाच्य। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, नोट डाउन करते रहेंगे, अकर्तृवाच्य। ठीक है, और इसके भी यहाँ पर 2 भेद हुए हैं, अकर्ती के 2 भेद कौन कौन से, एक आपका कर्मवाच्य और यहाँ पर आपका भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य, तो आप जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसे। वाच्य आपके कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, इसमें आपका अकर्तृवाच्य के भी 2 भेद हैं, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, क्रिया और किसके बारे में, कर्ता के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर आप कर्तृवाच्य के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया भी था। तो कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्तवाच्य या कर्तृवाच्य इसको कहेंगे आप। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी, कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के वचन, लिंग और कारक के आधार पर होता है। ठीक है, इसको लिख लेंगे कर्तृवाच्य को। पहला है आपका कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता। अब यहाँ से ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसका प्रयोग देखिए किसके आधार पर होता है, कर्ता, क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है। उदाहरण से अच्छे से समझेंगे, जैसे मोहन फल खाता है। ठीक है, अब यहाँ कर्ता कौन है, हमने क्या कहा, प्रतिवाच्य में सबसे पहले इसका प्रभाव, इस यहाँ पर किसकी प्रधानता होती है, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है। क्यों कर्ता की प्रधानता होती है, मोहन फल खाता है, इसमें आपका कर्ता मोहन है और मोहन का वचन है एक वचन और ये आपका पुल्लिंग में है। ठीक है, किसमें, पुल्लिंग में है, एक वचन और पुल्लिंग में मोहन है। ठीक है, इसके बाद खाता है, ये क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है। अब क्रिया देखिए किसके आधार पर यहाँ पर परिवर्तित हुई, क्रिया जो है आपका मोहन के आधार पर, देख रहे हो, तो मोहन का जो वचन था वो एक वचन और पुल्लिंग था। जब हमने क्रिया की बात की, क्रिया भी आपका एक वचन और पुल्लिंग में ही आया। तो यहाँ पर जो आपका क्या है, कर्ता की प्रधानता हुई, जैसे कर्ता का लिंग था और वचन था, वैसे ही क्रिया का वचन और लिंग भी है।
ठीक है। मोहन फल खाता है, ये खाता है जो है ना किस लिंग में है, ये आपका पुल्लिंग में है, यही तो आपका क्रिया है। ठीक है, तो ये क्रिया है और इस क्रिया का जो वचन है वो आपका एक वचन है और वो लिंग इसका क्या है, इसका यहाँ पर पुल्लिंग है। ठीक है, इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये लिंग क्या है, पुल्लिंग में है। दूसरा उदाहरण क्या है, लड़कियां गीत गाती हैं। तो लड़कियां क्या हो गया है, कर्ता हो गई हैं। कौन गाती हैं गीत, लड़कियां। और लड़कियां यहाँ पर किस में है, बहुवचन में है। लड़कियां किस में है, बहुवचन में। और ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो क्या कहा है, कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार जो है यहाँ पर कर्ता का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्रिया का प्रयोग किसके आधार पर, कर्ता के आधार पर। वहां देखिए, वहां पर मोहन फल खाता है, मोहन कर्ता था, कर्ता का वचन क्या है, एक वचन और पुल्लिंग। और यहाँ खाता है क्रिया है। इसी के आधार पर, इस कर्ता के आधार पर इसका क्रिया भी निर्धारित हुई, ये भी एक वचन और पुल्लिंग में आया। ठीक है, लड़कियां गीत गाती हैं। कौन गाती हैं गीत, लड़कियां। तो यहाँ पर कर्ता आपका क्या हो जाएगा, लड़कियां। लड़कियों का वचन क्या है, बहुवचन है और ये स्त्रीलिंग में है। इसी के आधार पर जो आपका क्रिया होगा ना वो भी निर्धारित होगी। तो ये जो गाती है ये क्रिया है और ये बहुवचन में है और ये स्त्रीलिंग में भी है। समझ रहे हो बात को, उदाहरण से आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसको समझ लीजिए। तो लड़कियां आपका कर्ता है, बहुवचन में है, स्त्रीलिंग है। इस ये जो गाती है ये आपका क्रिया है और ये बहुवचन और स्त्रीलिंग में है। तो यहाँ पर जो क्रिया है, जो क्रिया है वो किसके आधार पर परिवर्तित हुई, कर्ता के आधार पर। कर्ता के अनुसार क्रिया यहाँ पर बदली है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ सर आपको सीधे दिया था इसलिए मैंने आपको सकर्मक और अकर्मक का कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ पर क्या लिखा है कि कृतिवाच्य का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जो कर्तृवाच्य हैं में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपको पहले बताया था अकर्मक और सकर्मक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यदि हम आपको सीधे ये पढ़ा दें तो फिर आपको ये अकर्मक और सकर्मक समझ में नहीं आएगा। तो अकर्मक क्या होता है, जिसमें आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। सकर्मक में आपका क्या होगा, कर्म होगा। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है तो चलने का प्रभाव सिर्फ बच्चे पर पड़ेगा। बच्चा धीरे धीरे चलता है, जो चलेगा, जो काम हो रहा है उसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कर्म नहीं दिखेगा। अब जब हम बात करेंगे सकर्मक की, कि तोता आम खा रहा है, तोता आम खा रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया क्यों है, क्योंकि तोता तो कर्ता है और इस कर्ते का प्रभाव, इस कर्ता का जो प्रभाव है, इस काम का जो प्रभाव है वो खा रहा है। किसको खा रहा है, आम को खा रहा है। तो दोनों पर पड़ेगा प्रभाव, तोते का पेट भर जाएगा और आम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आम भी खत्म हो जाएगा आपका, एक तरफ से ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दो तरह के क्या होते हैं, क्या कहा गया है कि जो कर्तृवाच्य हैं वो सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, तो बच्चा धीरे धीरे चलता है, ये अकर्मक है क्योंकि चलने का प्रभाव सिर्फ बच्चे पर पड़ेगा, बच्चे के अलावा किसी और पर नहीं पड़ेगा। दूसरा उदाहरण है, सूरज आम खा रहा है, सूरज आम खा रहा है। सॉरी, ये इसका उदाहरण नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये नीचे इसके साथ होगा। ठीक है, तो सूरज आम खा रहा है, तो सूरज का प्रभाव किसके पर पड़ा, खाने का प्रभाव एक तो सूरज पर पड़ेगा और एक आम पर पड़ेगा। ये अकर्मक नहीं, ये सकर्मक में आएगा। ऐसे ही तोता आम खा रहा है, ये जो आपका सकर्मक है, आम खाने का प्रभाव आम पर और तोते पर दोनों पर पड़ेगा। शालिनी बुन रही है, तो यहाँ पर शालिनी क्या कर रही है, बुन रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक है यहाँ पर। ठीक है ना, तो कर्ता जो है, कर्ता अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्या करता है, सकारात्मक वाक्यों में क्या कर लेता है, क्रिया के साथ शक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसको नहीं, हमें बस इतना ही समझना है, इसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है, ये सभी कॉन्सेप्ट आप जान लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर हमने कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ा कि जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन और कारक
के आधार पर उसको परिवर्तित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पढ़ा था कि मोहन फल खाता है। मोहन आपका एक वचन में है और साथ ही साथ मोहन आपका क्या है, एक पुल्लिंग है। तो खाता है आपका क्रिया है और इसी के आधार पर, कर्ता के आधार पर ही यहाँ पर हमने किसकी उसकी क्रिया को भी बदला है, वो भी एक वचन और पुल्लिंग में आ गया है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर कर्मवाच्य को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।